उससे पहले जरा एक केस और देखो जरा, वहां मैंने बोला था ना कि एक अपन ने वहां पे जो केस लिया था, केवल एक पुली ली थी, पुली के ऊपर स्ट्रिंग को क्या किया था, रैप किया था। एक केस और देखो यहां पे कि मान लो यहां पे पुली है और जो भी पुली है, पुली को अपन ने इस तरह से सेंटर के अबाउट क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है। अच्छा, पुली को अगर हमने सेंटर के अबाउट हिंज किया, इसका मतलब क्या है, अगर पुली को अगर हमने सेंटर के अबाउट हिंज किया है, इसका मतलब है कि जो भी पुली है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब यहां से हम पास करा रहे हैं स्ट्रिंग, तो इस तरह से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पास कर रही है किससे, पुली से, और यहां पे हमने दो ब्लॉक को लाके कनेक्ट कर दिया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जो m1 है, m1 ग्रेटर देन m2 है। अब बताओ यहां पे, अच्छा जिस पुली की हम बात कर रहे हैं, मान लो पुली को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ डिस्क, पुली का मास m है, पुली का रेडियस कितना है, r है। तो जो भी पुली है, पुली को ट्रीट करना है एज अ डिस्क, पुली का मास m है, पुली का रेडियस r है। तो जब क्वेश्चन में पुली का मास दिया होगा, पुली का साइज दिया होगा, इसका मतलब है कि जो भी पुली है उसका हमें रोटेशनल मोशन कंसीडर करना है। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर न्यूमेरिकल में पुली का मास दिया है, पुली का साइज भी दिया है, रेडियस दिया है, इसका मतलब है कि वहां पे हमें पुली का रोटेशनल मोशन क्या करना है, कंसीडर करना है। अच्छा, अब जब पुली रोटेट करेगी, देखो m1 ग्रेटर देन m2 है कि नहीं है, तो m1 अगर ग्रेटर देन m2 है तो ये कहां जाएगा, नीचे, ये कहां जाएगा, ऊपर। अब बताओ पुली अगर रोटेट करेगी तो पुली कैसे रोटेट कर रही होगी, पुली अगर रोटेट करेगी तो बताओ पुली यहां पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, नहीं रोटेट करेगी। अच्छा, जब यहां पे पुली का रोटेशन होगा तो अगेन यहां पे कुछ एजम्पशन लेने हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो एजम्पशन हमेशा वैलिड है, और क्या है वहां पे, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जैसे अगर ये तुम्हारा स्ट्रिंग का, ये पुली का सरफेस है, ये पुली का सरफेस, ये स्ट्रिंग है, अगर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, स्लिपिंग होगी। और अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो फिर ये दोनों कैसे जाएंगे, हमेशा एक साथ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हमेशा ये अजम्पशन ट्रू है कि जो भी स्ट्रिंग है, जो भी रस्सी है, वो पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है। अब पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही तो दोनों कैसे मूव करेंगे, हमेशा एक साथ मूव करेंगे। अच्छा, अब बताओ दोनों अगर एक साथ मूव कर रहे हैं और यहां पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया है ए, कुछ टाइम बाद पॉइंट ए मूव करके यहां कहीं पहुंच गया और उसने एंगल टर्न कर लिया थीटा। अच्छा, अब जब ये पॉइंट ए थीटा एंगल टर्न करेगा तो यहां पे कुछ डिस्टेंस भी एस कवर करेगा, नहीं कवर करेगा, और रिजल्ट वहां पे क्या लिखवाया था, रिजल्ट लिखवाया था एस इक्वल्स टू आर थीटा, था नहीं था, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस। अब बताओ पुली का पॉइंट ए अगर एस ऊपर की ओर बढ़ेगा तो स्ट्रिंग भी कितना ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एस ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इस ब्लॉक का क्या होगा, इस ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट एस कहां हो रहा होगा, नीचे की ओर हो रहा होगा। तो यहां पे पुली और स्ट्रिंग दोनों कैसे मूव कर रहे होंगे एक साथ। फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करते थे तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा आता था, फिर इसको हमने डिफरेंशिएट किया था एक और बार
तो A इक्वल्स टू आर अल्फा था कि नहीं था? इसका मतलब है कि अगर किसी टाइम पे ब्लॉक की स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी, और इसकी स्पीड, किसी टाइम पे अगर इसका एक्सेलरेशन a तो इसका भी a, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम रिलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। अगर ये a है, ये a है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो रिलेशन यही होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, सबसे पहले तुम क्या करो, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। बताओ, पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे स्ट्रिंग के कारण टेंशन आएगा, यहां पे भी टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? इससे पहले हमने यही क्वेश्चन न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व किया था, लेकिन जब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन कैसा था? सेम था। लेकिन जब पुली रोटेट कर रही होगी, बताओ टेंशन हम सेम ले पाएंगे क्या? बताओ, इस एक्सिस के अबाउट ये टेंशन कैसा रोटेट कराएगा? इस एक्सिस के अबाउट ये टेंशन कैसा रोटेट कराएगा? अब बताओ, पुली कैसे रोटेट कर रही है? तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है कि यहां पे जब स्ट्रिंग का, पुली का रोटेशन कंसिडर करोगे तो ध्यान है, स्ट्रिंग सेम है लेकिन दोनों साइड टेंशन वहां पे अलग अलग होना चाहिए। तो यहां पे टेंशन T1 होगा, यहां पे टेंशन T2 होगा। अच्छा, नेट टॉर्क कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नेट टॉर्क तो क्लॉकवाइज है कि नहीं है? अब बताओ, नेट अगर क्लॉकवाइज है तब नेट टॉर्क कैसे मिलेगा? नेट टॉर्क मिलेगा जब बड़े में से छोटे टॉर्क को हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। लॉज ऑफ मोशन में भी हम करते क्या थे कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो हम क्या करते थे, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स, तो नेट फोर्स का मतलब क्या है, बड़े में से छोटे को, तो सेम चीज यहां पे। तो यहां पे भी अब नेट टॉर्क कैलकुलेट करने जाएंगे, T1 का टॉर्क ज्यादा है तो तुम लिखोगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू क्या होता है, अगले स्टेप में T1 माइनस T2 इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। बताओ अननोन कितने हैं? अभी 3 अननोन है कि नहीं है? T1 अननोन है, T2 अननोन है और अल्फा भी क्या है, अननोन है। बताओ नेक्स्ट रिजल्ट फिर क्या यूज करें वहां पे? ये ब्लॉक कहां जा रहा है? अभी ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहां पे क्या शो करोगे, m1g, यहां पे T1 एक्सेलरेशन। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन लिखोगे m1g माइनस T1 इक्वल्स टू, अच्छा ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर, तो जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखोगे T m2g एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां पे T2 है तो यहां पे लिखोगे T2 माइनस m2g इक्वल्स टू, अब बताओ अननोन कितने हो गए, 4, T1 T2 A और अल्फा। लास्ट रिलेशन क्या निकल के आएगा, कोई स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, अब 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, इन चारों इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो यहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी और साथ में वैल्यू मिल जाएगी किसकी, अल्फा की। और देखोगे मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन है वहां पे। और सिंगेज की अगर बुक होगी देखना, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, और अपन ने तो एक ही पुली ली है। कुछ बुक में ऐसा भी दिया रहता है कि एक पुली यहाँ पे दी रहती है, फिर उसकी स्ट्रिंग पास करती है किसी दूसरी पुली से।
ऐसा दिया रहता है अरेंजमेंट, फिर वो यहाँ पे ऐसे घूम के जा रही है, फिर वो यहाँ पे आती है। तो देखना इस तरह के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। यहाँ पे कुछ रेडियस अलग दिया होगा R1, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे वहाँ पे। अच्छा, इस तरह का जब क्वेश्चन होगा वहाँ पे तो रेडियस अलग अलग है कि नहीं है? अब क्या करोगे वहाँ पे भाई? जैसे हम छोड़ेंगे, अगर मान लो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है तो ये पुली कैसे जाएगी? ये तो यहाँ पे मान लोगे T2, यहाँ पे मान लोगे इसका एक्सेलरेशन A, इसका अल्फा। अब क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे पहले mg माइनस T1 इक्वल्स टू m इंटू ए। फिर ये पुली रोटेट कर रही है, किसका टॉर्क बड़ा होगा? तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। हो गया? अच्छा, दोनों का अगर रोटेशन कंसिडर करोगे तो दोनों का एक साथ होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? भाई ये अगर पॉइंट यहाँ पे थीटा टर्न करेगा तो बताओ ये भी उतने ही टाइम में ऐसा होगा क्या? बोलो, थीटा सेम होगा या थीटा डिफरेंट होगा? बोलो, थीटा सेम लें या थीटा डिफरेंट लें? ये बताओ मुझे वहां पे। अच्छा, तो क्या चीज हम सेम ले सकते हैं? कुछ चीज हम सेम ले सकते हैं क्या? देखो, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइट है कि नहीं टाइट है? स्ट्रिंग का अगर ये पॉइंट टाइट है तो दोनों की वेलोसिटी या दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो R1 इंटू अल्फा मिलेगा, नहीं मिलेगा? और यहां पे अगर तुमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डैश मान लिया तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे तुम लिखोगे R2 इंटू, तब एक रिलेशन ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा? वहां पे चेक करना सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। R1 अल्फा इक्वल्स टू, फिर इस पे टॉर्क अप्लाई करोगे तो T2 इंटू R2 इक्वल्स टू क्या होगा? I डैश इंटू अल्फा डैश। और इसका एक्सेलरेशन, ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका A, तो यहाँ पे इक्वेशन A इक्वल्स टू R1 अल्फा है कि नहीं है यहाँ पे? अब इन सब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हें यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, ऐसा करोगे ही नहीं करोगे यहाँ पे तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें सिंगेज में दिखेगा वहाँ पे, जहाँ पे रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी केवल यूज करनी है कि स्ट्रिंग टाइट है तो इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका मतलब है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब यहां पे एक्सेलरेशन मिलेगा R2 इंटू अल्फा डैश, यहां पे क्या मिलेगा? तो अल्फा अल्फा डैश में एक रिलेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? यहां से फिर यहां से कुछ अल्फा डैश की और T2 में रिलेशन मिल गया। तो चेक करो, क्वेश्चन इक्वेशंस जितनी है उतने अननोन है कि नहीं है वहां पे? ये देख लो वहां पे T1 T2 अल्फा अल्फा डैश A, 5 अननोन है ना? और इक्वेशन भी कितनी बन गई वहां पे? 5। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वहां पे जहां पे रेडियस क्या होगा? अलग अलग हो रहा होगा। मॉड्यूल में तो शायद एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन सिंगेज में है इस तरह का क्वेश्चन।
कर लोगे ना सॉल्व वहां पे? देखो क्वेश्चन देखो दिख रहा है कहीं पे, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा। बताओ तुम लोग तो क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ जो होमवर्क दिया था, ये था मुझे पहले। मॉड्यूल दो एक। जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसमें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा देखोगे कौन सा क्वेश्चन दिया है, पेज 34 पे क्वेश्चन नंबर 19 है, तो ऐसा करके देख लेना, वहां पे कैपिटल एम स्मॉल एम और आई दिया हुआ है। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोगों से? पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे, हाँ कौन सा क्वेश्चन? देखो जरा, पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है वहां पे? क्वेश्चन है बोल रहा है मैन कैन मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक सपोर्टेड सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक प्लैंक है और जो भी प्लैंक है इसको हमने सिमेट्रिकली वहां पे क्या किया है, तो यहां पे एक सपोर्ट दिया है। अच्छा इसको फिक्स किया है क्या हमने? अबे फिक्स कौन किया है? ये सपोर्ट फिक्स्ड होंगे, रॉड कौन फिक्स होगी वहां पे? अबे ऐसे कोई सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर हमने क्या किया, इस तरह से दो सपोर्ट होंगे, दो सपोर्ट के ऊपर हमने कॉपी को या रॉड को लाके क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये रॉड मूव कर सकती नहीं मूव कर सकती है? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन कैन मूव ऑन हॉरिजॉन्टल प्लैंक सपोर्टेड सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन सपोर्ट ए विथ डिस्टेंस एक्स। तो किसी टाइम पे जो पर्सन है, किसी टाइम पे पर्सन मान लो यहां कहीं पहुंच गया, कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे। अब उस टाइम पे यहां पे जो सपोर्ट होगा उसकी नॉर्मल अगर एन ए है और यहां पे जो सपोर्ट है उसकी नॉर्मल कितनी है, एन बी। अच्छा जो प्लैंक है उसका कुछ मास दिया है क्या? अब मैन कैन मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लैंक सपोर्टेड सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम प्लैंक को क्या कर लेते हैं, मासलेस मान लेते हैं। लेकिन पर्सन का मास तो होगा कि नहीं होगा? तो इसके अलावा कोई फोर्स होगा? पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, पहली इक्वेशन लिखोगे एन ए प्लस एन बी किसके बराबर है? अच्छा जब ये पर्सन चल रहा है तो ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक क्या रोटेट कर रहा है क्या? नहीं। तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए? तो अगर मान लो इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हो तो नॉर्मल का टॉर्क mg कैसा रोटेट कराएगा, nb। अब साइन कन्वेंशन लोगे तो लिखोगे माइनस mg इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, nb। और डिस्टेंस कितना nb के लिए? तो बताओ जो b पॉइंट की नॉर्मल होगी वो mgx बाय 4 होगी क्या? अब nb की वैल्यू अगर तुमने पुट कर दी यहां पे तो na क्या बन गया, na बन गया mg माइनस mg बाय 4 इंटू एक्स बन गया कि नहीं बन गया? अबे हाँ या ना? अब बताओ ये इक्वेशन किससे सिमिलर है, y इक्वल्स टू, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? अबे इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक आंसर ऐसा दिख रहा है क्या, एन। अच्छा कहां तक जा रहा है, हमें केवल ए से बी तक देखना है। तो आंसर क्या दिया है इसका, बी दिया है ना वहां पे। फिर क्वेश्चन 27। तो 27 में क्या है, बॉडी रेस्ट में है।
रब करूं ना? हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसमें बोल रहा है एक राइट ट्रायंगुलर प्लेट है। अच्छा, जो भी राइट ट्रायंगुलर प्लेट है बताओ वो अपने इस पॉइंट के अबाउट इस तरह से हिंज्ड है कि नहीं? इसका मतलब कि जो भी ट्रायंगुलर प्लेट है ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। लेकिन रोटेशनल मोशन को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे हमने एक स्ट्रिंग लगा दी और स्ट्रिंग को हमने टाई कर दिया किससे? सीलिंग से। अच्छा, साइड की लेंथ L दिए कि नहीं दिए? अब बताओ इस टाइम पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे एक तो टेंशन T शो करोगे, दूसरा क्या शो करोगे? इसके सेंटर ऑफ मास पे mg। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है ट्रायंगुलर शीट का? h/3 फ्रॉम द बेस। तो अगर ये लेंथ L है तो ये L/3 पे होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? L/3 फ्रॉम द बेस। तो ये अगर बेस है तो यहां से L/3 है कि नहीं? अच्छा, mg y एक्सिस के अलॉन्ग है, t भी y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो नॉर्मल भी कहां होना चाहिए? y एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? द रिएक्शन एट द सपोर्ट A इज, तो पहली इक्वेशन तो ये लिखोगे, नहीं लिखोगे कि n प्लस टी किसके बराबर? अच्छा, अब हिंज के अबाउट देखो, किसका टॉर्क 0 हो जाएगा? नॉर्मल का। mg कैसा रोटेट कराएगा? टेंशन। तो टॉर्क क्या हो गया? T इंटू एल माइनस mg इंटू L/3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब बताओ T की वैल्यू कितनी आ रही है? T की वैल्यू आ रही है वहां पे mg/3। अब T की वैल्यू अगर mg/3 है तो T की वैल्यू पुट करो वहां पे mg/3। अब बताओ T की वैल्यू पुट कर दोगे यहां पे तो n कितना आएगा? mg माइनस mg/3, तो ये 2mg/3 होगा कि नहीं होगा वहां पे? फिर तो उससे क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हमेशा h/3। ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर हाइट दी है h तो यहां से कितने पे मिलता है? h/3 फ्रॉम द बेस। और क्या पढ़ा नहीं सेंटर ऑफ मास में? फिर बोलो, और कौन सा नहीं हुआ? क्वेश्चन 34 में क्या होगा भाई? जिस टाइम पे भाई डायग्राम ऐसा दिया है कि नहीं दिया? ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई वॉल, और यहां पे किसको लाके प्लेस किया है? रॉड को यहां पे। अच्छा, रॉड का अगर अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg होगा, यहां पे n1, यहां पे, और जो डायमेंशन दिए वहां से तुम एंगल भी कैलकुलेट कर लोगे, है ना? साइन थीटा कितना हो गया? 4/5। अब ये है कि नहीं है? साइन थीटा हो गया 4/5। कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है यहाँ पे तुम्हें? अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज सेम फॉर बोथ द वॉल्स, तो दोनों वॉल के लिए म्यू सेम है कि नहीं सेम है? अब पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू
फॉर इट नॉट टू स्लिप। अब ये बताओ, ये एंड अगर स्लिप करेगा तो ये एंड भी क्या करेगा, तो यहां फ्रिक्शन कहां होगा, और जिस टाइम पे स्लिप करने वाला है उस टाइम पे फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा या नहीं होगा। अच्छा, जिस टाइम पे ये एंड स्लिप करने वाला है तो ये भी क्या है, स्लिप करने वाला है, तो यहां पे भी फ्रिक्शन क्या होगा। अब लिख दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, N1 प्लस एफ डैश एल किसके बराबर, mg के, फिर FL किसके बराबर, N2 के। FL का मतलब क्या होता है, FL का मतलब म्यू N1 होता है, F डैश L का मतलब, फिर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर दे रहा। तो अगर तुमने पॉइंट यहां पे लिया है तो नॉर्मल और एफएल का जीरो, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, एफ डैश एल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वहां तुम लिखोगे एफ डैश एल और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा प्लस N2। N2 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, और वो हो जाएगा एल साइन थीटा माइनस एम जी इंटू एल बाय टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे, एफ डैश एल N2, और चेक कर लो म्यू कितना आ रहा है। एफ डैश एल की जगह पुट करो म्यू N2। हुआ सॉल्व। अभी कोई इक्वेशन तो बन रही नहीं, बन रही जहां से म्यू निकलेगा। तो N1 N2 के टर्म से कहाँ बनेगी, ये इक्वेशन नहीं लिखी तूने भैया। FL N2 के बराबर है ना, तो म्यू N1 किसके बराबर हो गया, म्यू N1 N2 के बराबर आ गया ना।
अभी कर लोगे ना सॉल्व, कि नहीं बन रही इक्वेशन कुछ? तो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, इक्वेशन लिख दी वहां पे। कैसे कर रहे हो? 3 इक्वेशन है और अननोन ज्यादा, अननोन कितने हैं? 3 ही तो हैं, म्यू n1 n2। हाँ, 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, और क्या चाहिए तुम्हें? एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, तीसरी ये इक्वेशन है। जहां पे FL आएगा वहां पे म्यू n1 पुट करोगे ना, FL की जगह वहां पुट किया ही नहीं पुट किया, और यहां पे क्या पुट करोगे? यहां पुट करोगे n1 f डैश l का मतलब क्या हो गया? म्यू n2 किसके बराबर? यही कि नहीं है? हाँ, फिर n2 को हटा दोगे ना यहाँ से, फिर n2 को हटाने के लिए n1 हटाना पड़ेगा, तो n1 की जगह क्या पुट कर दिया? n1 की जगह पुट कर दिया n2 बाय म्यू प्लस म्यू इंटू n2 इक्वल्स टू क्या हो गया? अब n2 को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे क्या? तो चेक करो क्या होगा, आ रहा है? फिर बोलो कौन सा नहीं हुआ? बोलो यही कि और भी कोई है? यही थे ना, पकड़ो फिर। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। यहां पे हम शो कर रहे हैं एक रॉड, और जो भी रॉड है, रॉड अपने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, यानी इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। लेकिन रोटेशन ना हो इसके लिए रॉड के इस एंड को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लिया, और ये फिर यहां पे सीलिंग आ गई। अब बताओ, इस तरह से अगर सेटअप को लाके रखोगे तो ये रॉड कैसी रहेगी? हमेशा रेस्ट में। रॉड का मास लो m, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l। बताओ अभी अगर तुम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कौन कौन से फोर्सेस शो करोगे रॉड के ऊपर? एक तो सेंटर ऑफ मास पे क्या शो करोगे? mg, स्ट्रिंग के कारण टेंशन T। अब ध्यान रखना, दो फोर्स अगर y एक्सिस के अलोंग है, हिंज कैसी होती है? कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हिंज फ्रिक्शनलेस है। हिंज अगर फ्रिक्शनलेस है तो यहां पे केवल कांटेक्ट के कारण कौन सा फोर्स डेवलप होगा? और दो फोर्स अगर y के अलोंग है तो तीसरा फोर्स भी y के अलोंग होना चाहिए। अब बताओ इक्विलिब्रियम में हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम में तुम इक्वेशन लिखोगे पहली n प्लस टी mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। अभी रॉड रोटेट नहीं कर रही है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए? नॉर्मल का टॉर्क 0 है, इस एक्सिस के अबाउट mg क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा t। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे माइनस mg इंटू एल बाई टू प्लस t इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। अब बताओ t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? t हो गया mg बाय टू, और t अगर mg बाय टू है तो नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल की वैल्यू भी mg बाय टू आएगी कि नहीं आएगी वहां पे? इसका मतलब है कि अभी हिंज ने जो नॉर्मल अप्लाई करी है उसकी वैल्यू mg बाय टू है, और टेंशन की वैल्यू भी कितनी है? mg बाई टू है। अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स exerted by the hinge, find out the normal force
find out the normal force exerted by the hinge on the rod. Find out the normal force exerted by the hinge on the rod just after the thread is burnt. Just after the thread is burnt, या बोल सकते हो just after the string is cut. तो आप फिर से देखोगे तो ये तुम्हारी वहां पे रॉड है, रॉड अपने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। अब तुम ये बताओ, जैसे ही यहां पे स्ट्रिंग को काटोगे या स्ट्रिंग जलेगी तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, अब जैसे स्ट्रिंग कटेगी तो उसके बाद इस रॉड का मूवमेंट कैसा होगा? अभी क्लॉकवाइज तो होगा, लेकिन इस रॉड का मूवमेंट कैसा है? रोटेशनल है कि नहीं है? कुछ टाइम बाद रॉड रोटेट करते हुए ऐसे नीचे आएगी कि नहीं आएगी? तो जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे उसके बाद ये रॉड वहां पे क्या होगी? रोटेट करना स्टार्ट करेगी। अच्छा, हमें सपोर्ट की नॉर्मल कब कैलकुलेट करनी है? कुछ टाइम बाद कैलकुलेट करनी है, उसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है? जैसे हमने स्ट्रिंग को कट किया उसी टाइम पे हमें क्या करना है? नॉर्मल कैलकुलेट करना। अच्छा, उस टाइम पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे क्या आएगा? mg आएगा। अच्छा, अब यहां पे हमने क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए बोली है? हमें यहां पे कैलकुलेट करना है नॉर्मल किसका? अब लिखो वहां पे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए मॉड्यूल में। जब भी हमें हिंज की नॉर्मल कैलकुलेट करनी होगी, हिंज की नॉर्मल को हमेशा रिजॉल्व करके लिखना। इस पे क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। तो जब भी हिंज की नॉर्मल को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, हिंज की नॉर्मल को हमेशा हम रिजॉल्व करके लिखेंगे। अब किस तरह से रिजॉल्व करना है? तो एक जो कंपोनेंट रहेगा वो हम सेंटर के अलोंग शो करेंगे। सेंटर का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई देखो, हमें मालूम है कि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी कितने एक्सेलरेशन पॉसिबल है? दो। एक हो गया सेंटर के अलोंग और दूसरा, तो जब भी हमें नॉर्मल को रिजॉल्व करना होगा, नॉर्मल को हम रिजॉल्व करेंगे सेंटर के अलोंग, और दूसरा टेंजेंट का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अलोंग। इसके अलावा नॉर्मल को हम कोई डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो नॉर्मल को रिजॉल्व करो किसके अलोंग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग और टेंजेंट एक्सेलरेशन के अलोंग। अच्छा, हमें यह भी मालूम है कि नहीं मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते थे? और टेंजेंशियल को हम क्या लिखते थे? टेंजेंशियल को हम लिखते थे आर अल्फा, है कि नहीं? अब देखो, जब भी किसी बॉडी का डायमेंशन दिया होता है तो वहां पे हम किसकी स्टडी करते हैं? वहां पे हम पूरी बॉडी की स्टडी नहीं करते हैं, वहां पे हम स्टडी करते हैं बॉडी के। तो बताओ, सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर। तो हमें तो डायग्राम कब देखना है? हमें डायग्राम देखना है जिस टाइम पे स्ट्रिंग कट किया, तो उस टाइम पे एक एक्सेलरेशन हो सकता है टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा एक्सेलरेशन कहां हो सकता है? अलोंग द टेंजेंट। बताओ, इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? एक हो सकता है सेंटर के अलोंग, दूसरा वहां पे होता है टेंजेंट के अलोंग। अब हमें यह चीज मालूम है कि हमें कैलकुलेशन कब करना है? हमें कैलकुलेशन करना है जिस टाइम पे स्ट्रिंग को कट किया। बताओ, जिस टाइम पे स्ट्रिंग को कट किया उसके जस्ट बाद रॉड के पास कोई स्पीड आएगी क्या? अबे रॉड का स्पीड तो कुछ टाइम बाद आएगी ना भाई। जैसे हम कट करेंगे उसके बाद फिर ये रॉड नीचे जाएगी, फिर स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन हमें कैलकुलेशन करना है उसी इंस्टेंट पे जिस टाइम पे कट किया। तो जिस टाइम पे कट करोगे उस टाइम पे रॉड का ओमेगा क्या हो जाएगा? और रॉड का ओमेगा अगर जीरो है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब है कि उस इंस्टेंट पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा? 80 रहेगा।
अच्छा, अब सेंटर के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं सेंटर के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के अलोंग है कि नहीं? तो नॉर्मल हम किस डायरेक्शन में शो करेंगे? नॉर्मल हम शो करेंगे टेंजेंट के अलोंग। भाई टेंजेंट के अलोंग या तो ऊपर या फिर, अगर साइन पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्शन सही है, साइन अगर नेगेटिव आ गया नॉर्मल का तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे वहां पे। तो जिस टाइम पे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चलेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, वहां पे केवल कौन सा एक्सेलरेशन है? 80। अच्छा, हमें यह भी मालूम है कि जब हम बॉडी का साइज कंसिडर करते हैं तो सभी फोर्स कहां पे अप्लाई किए जाते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स कितना बन रहा है? सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स बन रहा होगा mg माइनस एन। बताओ mg माइनस एन क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स आएगा mg माइनस एन, किसके बराबर? m इंटू at के बराबर। अच्छा, अब at किसके बराबर है? आर अल्फा के। आर होता है वहां पे रेडियस, और बताओ सेंटर ऑफ मास L/2 रेडियस पे रोटेट कर रहा है नहीं रोटेट कर रहा है? तो जो भी सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास L/2 रेडियस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? अच्छा, अब हमें अल्फा मालूम है क्या? अब अल्फा कैसे मिलेगा? तो हमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट मालूम है कि जो भी नेट टॉर्क होता है, अब बताओ उस टाइम पे टॉर्क किसका बन रहा है इस एक्सिस के अबाउट? mg का। कितना टॉर्क बनेगा? mg इंटू L/2। आई की वैल्यू कितनी थी? mL²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा जो रहेगा वो 3g/2l होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अल्फा की वैल्यू 3g/2l है, तो at कितना हो गया? L/2। अल्फा पुट करो तो चेक करो at की वैल्यू 3g/4 है कि नहीं? at जो रहेगा वो रहेगा L/2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो चेक करो at जो रहेगा 3g/4 होगा कि नहीं होगा? होगा इतना? अच्छा, अब बताओ at अगर तुम्हें मालूम है तो at की वैल्यू यहां पुट कर दो। अब चेक कर लो नॉर्मल कितनी निकल के आ रही है। नॉर्मल जो यहां से निकल के आएगी वो निकल के आएगी, इसका मतलब है कि तो नॉर्मल कम हो गई कि नहीं कम हो गई? जब स्ट्रिंग बंधी हुई थी तब नॉर्मल mg/2 थी, और जैसे स्ट्रिंग काटोगे तो उसके जस्ट बाद नॉर्मल घट के mg/2 से कितनी हो जाएगी? mg/4 हो जाएगी वहां पे। आया इतना? फिर देखो यहां पे अगेन क्या करो, एक रॉड लो, रॉड का मास m, रॉड की लेंथ l, और जो भी रॉड है, रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। तो रॉड का मास दिया है m, रॉड की लेंथ दी है l, और जो भी रॉड है ये रॉड अपने एंड के अबाउट क्या है? हिंज्ड है। अब जैसे ही बताओ हम यहां पे रॉड को छोड़ेंगे तो ये रॉड क्या कर रही है? इस पोजीशन पे हमने रॉड को लाके रिलीज किया। अब इस पोजीशन पे रॉड को लाके रिलीज करोगे तो कुछ टाइम बाद रॉड रोटेट करके ऐसी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? और बताओ रॉड ने यहां पे कुछ एंगल टर्न किया कि नहीं टर्न किया? तो मान लो रॉड ने एंगल टर्न कर लिया है वहां पे 60 डिग्री।
तो जो भी रॉड है, रॉड किसी टाइम पे कितना एंगल टर्न कर चुकी है, 60 डिग्री टर्न कर चुकी है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे चल रहा है? अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा, अब उस इंस्टेंट पे रॉड के पास ओमेगा भी होगा और साथ में क्या होगा? उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे रॉड के पास ओमेगा भी होगा, रॉड के पास क्या होगा? अल्फा भी होगा। अब कैलकुलेट क्या करना है इस पोजीशन पे? फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन या फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स exerted by the hinge. Find out the normal force exerted by the hinge on the rod. Find out the normal force exerted by the hinge on the rod. अब देखो, सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? ओमेगा, और कि भाई ओमेगा अल्फा मिलेगा तभी तो तुम यहां पे एक्सेलरेशन की बात करोगे, नहीं बात करोगे? बताओ, उस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कल के टेंजेंट के अलोंग ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो पहले तो हमें एसी और एटी कैलकुलेट करना है। पहले हमें क्या करना है? एसी और एटी कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे क्या शो किया तुमने? अच्छा, बताओ नॉर्मल कैसे शो करें? मैंने क्या बोला है, जब भी हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल को हमेशा हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। एक किसके अलोंग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलोंग, और दूसरा तो सेंट्रीपिटल के अलोंग में एक नॉर्मल ऐसी शो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एनएक्स बोल के। भाई साइन पॉजिटिव आ गया तो सही है, नेगेटिव आ गया तो इसके ऑपोजिट कर देना। एक नॉर्मल अगर सेंटर के अलोंग होगी तो दूसरी नॉर्मल इस तरह से टेंजेंट के अलोंग होगी कि नहीं होगी वहां पर? अच्छा, अब ये एंगल कितना है? ये 60, ये 30, चेक करो जरा, ये एंगल 30 है क्या? है ना? अबे होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, उससे पहले सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करना है? पहले एसी और एटी का कैलकुलेशन करेगा। अब ये बताओ तो मुझे, किसी इंस्टेंट पे अगर रॉड ने थीटा एंगल टर्न किया तो टॉर्क किसका बन रहा है? टॉर्क बन रहा है केवल mg का। और बताओ, mg का जब टॉर्क बनेगा तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो हम नेट टॉर्क लेंगे, नेट टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 कॉस थीटा। चेक करो ये है कि नहीं है वहां पे? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूरा L/2 था, तो वो L/2 कॉस थीटा होगा ही नहीं होगा? अब नेट टॉर्क को हम क्या लिखते हैं? नेट टॉर्क को लिखते हैं आई कितना? तो पहले चेक कर लो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। बताओ अल्फा कितना? 3g/12 कॉस थीटा। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अल्फा की वैल्यू 3g/12 कॉस थीटा। इतना है अल्फा की वैल्यू 3g/12 कॉस थीटा। अच्छा, अब अल्फा को क्या लिखते हैं? ये अल्फा किसी इंस्टेंट पे है तो हमें मालूम है अल्फा को हम लिख सकते हैं d ओमेगा/dt। अभी यही था नहीं था?
अब डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डी थीटा से वहां पे डिवाइड कर दो, तो डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया? ओमेगा इंटू, बताओ रिलेशन ऐसा बन रहा ही नहीं बन रहा है? ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा किसके बराबर? 3g/12 कॉस थीटा के बराबर। अब अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो, रिजल्ट हो जाएगा 3g/12 कॉस थीटा डी थीटा। टर्म को सेपरेट आउट करो, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? जब थीटा 0 था तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, और जब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और क्यों इंटीग्रेट करना पड़ रहा है? क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तब तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का। अब बताओ इंटीग्रेट करो तो रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अबे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन ओमेगा का क्या हो गया? ओमेगा का हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 3g/12 कॉस थीटा का साइन थीटा, और लिमिट पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब चेक कर लो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3। देखो चेक करो ओमेगा स्क्वायर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन 60√3/2। चेक करो ओमेगा स्क्वायर इतना है क्या? अच्छा ओमेगा स्क्वायर अगर इतना होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो क्या हो जाएगा? 3√3, बताओ ये AC है क्या? 3√3g/4। अच्छा उस टाइम पे AT की वैल्यू क्या होगी? उस टाइम पे AT की वैल्यू हो जाएगी L/2 इंटू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लो, थीटा कितना पुट करना है? थीटा 60, तो कितना हो गया? 3g/4l। अल्फा की वैल्यू पुट कर, तो चेक करो यहां पे AT की वैल्यू क्या 3g/8 है क्या? AT की जगह पुट करो L/2 इंटू अल्फा, और अल्फा हमें कब लेना है? अल्फा हमें लेना है जब एंगल कितना है 60 डिग्री है। अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? AC और AT। अच्छा अब AC AT मिल गया, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? वो mg cos 30 है कि नहीं? और mg का एक कंपोनेंट अगर सेंटर के अलोंग है तो mg का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वो क्या होगा? mg sin 30 है। अब बताओ सेंटर के अलोंग नेट फोर्स क्या लिखोगे? सेंटर के अलोंग नेट फोर्स लिखा जाएगा nx अंदर की ओर, mg sin थीटा mg cos थीटा, तो nx माइनस लिखो mg cos 30 किसके बराबर? m इंटू nx माइनस mg cos 30 √3/2 m। AC कितना? 3√3। अब इसको सॉल्व कर लो और यहां से चेक कर लो nx कितना आ रहा है।
हम्म, √3 mg। 5√3। अच्छा अब बताओ टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स कितना है? तो टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स देखोगे mg sin 30 माइनस ny इक्वल्स टू m/80। और हमें ये भी देखना है कि nx ny पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव आ रहे हैं तो डायरेक्शन सही है। अब बताओ वैल्यू क्या निकल के आ गई ny की? जो भी ny रहेगा वो हो जाएगा mg/2 माइनस क्या हो गया m 80 कितना? देखो चेक करो सही है कि नहीं है। अच्छा अब ये बताओ नॉर्मल का अगर x कंपोनेंट मालूम है, नॉर्मल का x कंपोनेंट मालूम है, नॉर्मल का y कंपोनेंट मालूम है, तो जो टोटल नॉर्मल होगी वो क्या होगी? वो होगी अंडर रूट ऑफ, देखो है कि नहीं हो? अगर नॉर्मल का हमें x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो जो टोटल नॉर्मल होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ nx² प्लस ny²। कर लो ना तो कैलकुलेशन। अब इसी केस में कैलकुलेट करके बताओ कि किसी टाइम पे रॉड इस पोजीशन पे भी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ रॉड इस पोजीशन पे आएगी तो रॉड कितना एंगल टर्न कर गई? चलो फिर से कैलकुलेट करो। अब बताना है कि रॉड अगर 90 डिग्री एंगल टर्न कर चुकी है तो फिर से हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड।
कितना है? अबे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो थीटा की वैल्यू 60 से कहाँ तक जाओगे, तो मिल गया ओमेगा। कितना है ओमेगा? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कितना निकल के आया? g/2 आया इतना सबका? क्या 3g/l? चेक करो कितना है सबका, बाकी लोगों का आ रहा है क्या ओमेगा स्क्वायर 3g/l कि 3g/2l? थ्री जी एल कहाँ से आएगा भाई? यहाँ पे एल था नीचे, तो तू ऊपर कहाँ से ले आएगा? हाँ, अबे इंटीग्रेट करने में केवल लिमिट तो चेंज करनी है, लिमिट चेंज की तो क्या मिल गया? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर मिल गया तो ए सी इक्वल्स टू L/2 ओमेगा स्क्वायर से ए सी मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, अब उस टाइम पे अगर अल्फा कैलकुलेट करने जाओगे तो जब ये रॉड इस पोजीशन पे आएगी तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? और mg यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ उस टाइम पे किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? टॉर्क क्या हो गया? जीरो। टॉर्क अगर जीरो है इस पोजीशन पे तो अल्फा भी जीरो, अल्फा भी अगर जीरो एटी भी जीरो। अब बताओ एटी अगर जीरो है तो फिर डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ केवल कौन सा फोर्स शो करोगे इसके ऊपर? अल्फा तो जीरो हो गया तो केवल यहां पे सेंट्रीपिटल बचा कि नहीं बचा? इस तरह सेंटर ऑफ मास मूव करके पहुंचा है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो वहां पे नॉर्मल का केवल कौन सा कंपोनेंट शो करेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट शो करेंगे। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे Ny माइनस mg इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू, तो उस पोजीशन पे नॉर्मल का केवल कौन सा कंपोनेंट रहेगा? वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। वैसे क्या होता है, नॉर्मल के दो कंपोनेंट मिलते हैं एसी और एटी के अलावा, लेकिन इस पोजीशन पे आओगे तो इस पोजीशन पे केवल क्या है? एसी है, क्योंकि एटी वहां पे क्या हो गया है? जीरो। अब चेक कर लेना कितना है। आगे नहीं था समझ में? फिर देखो, ये हो गया ग्राउंड, यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। तो हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके क्या किया है? प्लेस किया। अच्छा, जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं उस ब्लॉक की हाइट है वहां पे h, और ब्लॉक की विड्थ कितनी है? b। अच्छा, ब्लॉक को जो हमने लाके प्लेस किया है तो ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में। क्वेश्चन में ये यहां पे ये भी बोल रहा है कि सरफेस हमारा रफ है, तो ब्लॉक मेरा रेस्ट में है, सरफेस मेरा रफ है, और साथ में यहां पे बोल रहा है देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन। तो जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन वहां पे कैसा है? सफिशिएंट है। अच्छा, फ्रिक्शन यहां पे सफिशिएंट है। अब बताओ, अभी मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो कौन कौन से फोर्स शो करूंगा? mg और फ्रिक्शन अभी होगा क्या? फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी की स्लाइड करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है।
अच्छा, अब इस ब्लॉक के ऊपर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F। बताओ ब्लॉक का क्या होगा? मैंने क्या बोला है? फ्रिक्शन कैसा है? अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट होगा तब तो क्या होगा? जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, इसका मतलब है कि हम कितना भी फोर्स लगाएं ये बॉडी कभी स्लाइड हो पाएगी क्या? नहीं। अच्छा, अब यहां पे हमने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक स्लाइड तो कर नहीं रहा है, तो बॉडी अभी भी कैसी है? अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर ऑफ मास पे क्या शो करोगे? सेंटर ऑफ मास पे शो करोगे m इंटू जी। सेंटर ऑफ मास कहां पे है? तो सेंटर ऑफ मास यहां से b/2 और यहां से h/2 पे है कि नहीं वहां पे? अच्छा बताओ, F को कौन बैलेंस करेगा? F फोर्स ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? और ये फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर देगा? तो तुम बोलोगे जो भी फ्रिक्शन रहेगा वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा ही नहीं बैलेंस करेगा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? अच्छा, mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा होगा वहां पे नॉर्मल। ये दोनों इक्वेशन आती है कहां से? जब हम यूज करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब देखो यहां पे ये सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये फोर्स कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? ये जो फोर्स है ये फोर्स हमने अप्लाई किया है y हाइट पे और y की वैल्यू ग्रेटर देन h/2 है। तो y ग्रेटर देन h/2 है। अब मैंने फोर्स लगाया है, तो बताओ ये जो फोर्स रहेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा? क्लॉकवाइज। अच्छा, फ्रिक्शन भी कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट? अब बताओ F फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन का टॉर्क? तो बताओ ये बॉडी क्या क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है क्या? नहीं, ये बॉडी तो अभी रेस्ट में है, और बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब है कि जितना अगर क्लॉकवाइज टॉर्क बना तो उतना ही वहां पे क्या बनना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तभी तो टॉर्क वहां पे क्या होंगे? बैलेंस होंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर ये तुम्हारी कोई अलमीरा या बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को हमने ऐसे लाके प्लेस किया ग्राउंड पे, तो बताओ ये हर सरफेस को इक्वली प्रेस कर रही है नहीं प्रेस कर रही है? अबे जैसे मैं अगर मैं ऐसे पैर करता हूं तो बताओ कहां पे मैं ज्यादा प्रेस कर रहा हूं? इस पे ज्यादा प्रेस हो रहा है और इस पे कम हो रहा है। तो जब मैंने इस अलमारी को या इस रिमोट को ऐसे प्लेस किया ग्राउंड पे, तो ये हर जगह इक्वली प्रेस कर रहा है कि नहीं प्रेस कर रहा है? कर रहा है। लेकिन अब बताओ अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऐसे ऊपर जाने की है कि नहीं? और अगर इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो यहां पे प्रेस करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। यहां पे क्या होगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इनिशियली अगर ये ब्लॉक का सरफेस था तो ब्लॉक के सरफेस के ऊपर ग्राउंड हर जगह इक्वली प्रेस कर रहा था कि नहीं प्रेस कर रहा था? जो ग्राउंड था, ग्राउंड ब्लॉक को हर जगह इक्वली प्रेस कर रहा था। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये जो एंड रहेगा, ये एंड ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होगा और ये एंड कहां जाने की कोशिश कर रहा होगा? नीचे। तो अब इस केस में क्या होगा? इस साइड के फोर्स क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। इस साइड के फोर्स क्या होंगे? और मिडिल के अगर इस साइड का फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब रिजल्टेंट कहां शिफ्ट कर गया? राइट की ओर।
अब रिजल्टेंट राइट की ओर शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारी जो नॉर्मल आएगी, बताओ वो नॉर्मल कुछ इस तरह से शिफ्ट करेगी, नहीं शिफ्ट करेगी? और नॉर्मल जब शिफ्ट करेगी बताओ राइट की ओर, मान लो नॉर्मल कितना शिफ्ट हुई, बताओ नॉर्मल अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगी? बोलो। इस तरह से अगर फोर्स लगाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करे, नहीं क्रिएट करेगी? तो इस केस में जो क्लॉकवाइज टॉर्क रहेगा उसको नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। और ये बॉडी हमारी कैसी रहेगी? रेस्ट में रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि नॉर्मल क्या कर गई? यहां पे जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल इस केस में क्या कर गई है? शिफ्ट कर गई है। और नॉर्मल इसलिए शिफ्ट कर रही है क्योंकि उसको क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या करना है? बैलेंस करना है। अच्छा अब बताओ इक्वेशन क्या लिखे हम वहां पे? बोलो। बॉडी तो अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क n इंटू एक्स है कि नहीं? क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? क्लॉकवाइज टॉर्क होगा माइनस एफ एस। एफ एस के लिए बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा? और वो हो जाएगा h/2 माइनस एफ। बताओ f के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? f के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा? और वो कितना है? y माइनस, और बताओ नेट टॉर्क वहां पे क्या है? 0। अच्छा अब यहां पे हमें एफ एस की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है? इन टर्म्स ऑफ एफ। नॉर्मल भी मालूम है इन टर्म्स ऑफ एम जी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल कितना शिफ्ट किया है कि नहीं? तो इस केस में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल अभी कितना शिफ्ट कर चुका है। अच्छा अब बताओ यहां पे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? बताओ फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन का क्या होगा? अरे कम क्यों होगा? फोर्स बढ़ाओगे तो ये रिलेशन क्या बता रहा है? एफ एस किसके बराबर है? तो यहां पे अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन क्या होगा? अच्छा फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन बढ़ा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क भी क्या हो गया? और बताओ क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बढ़ गया तो एंटी क्लॉकवाइज को भी क्या होना पड़ेगा? अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे बढ़ सकता है? तो नॉर्मल अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकता है, तब नॉर्मल क्या करेगा? अपने डिस्टेंस को बढ़ाएगा। तो डायग्राम जो रहेगा कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरह से हम शो करेंगे। यहां पे mg, यहां पे f, यहां पे फ्रिक्शन। अब बताओ नॉर्मल कहां पहुंच जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? नॉर्मल शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, नॉर्मल कहां पहुंच गया? अबे जैसे जैसे f बढ़ाओगे, हमें मालूम है कि बॉडी स्लाइड तो कर नहीं सकती, तो बॉडी अगर स्लाइड नहीं कर रही है तो जैसे जैसे क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ेगा नॉर्मल क्या होगा? शिफ्ट करता जाएगा। और नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? एच तक पहुंच सकता है। इसके बाद अगर तुम फोर्स और बढ़ाते हो तो ये जो ब्लॉक रहता है ऐसा शेप लेता है, ऐसा। फिर और फोर्स बढ़ाओगे तो ब्लॉक ऐसे गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। अब बताओ ब्लॉक का क्या हुआ? यानी ऐसा है कि नहीं है? ये चीज स्लाइड तो कर नहीं सकती, लेकिन जैसे जैसे फोर्स लगाते हैं, मान लो घर पे कोई अलमीरा रखी हुई है और अलमीरा स्लाइड नहीं कर सकती, लेकिन जब फोर्स लगाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता नहीं आता है कि ये अलमीरा इस तरह से लिफ्ट हो जाती है। और हम फोर्स बहुत ज्यादा लगाते तो क्या होता है? ये ऐसे मूव करके ग्राउंड को हिट करती है। और ये जो फिनोमेना रहता है इसी को वहां पे हम बोलते हैं टॉपलिंग। तो जो टॉपिक है हेडिंग डालो वहां पे टॉपलिंग। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 5-6 और पूछा जा चुका है इससे।
यानी इससे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं टॉपलिंग से। तो टॉपलिंग का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो बॉडी है, बॉडी इस पॉइंट के अबाउट क्या कर गई? रोटेट कर गई। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में कई बार यह पूछा जाता है फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ब्लॉक टॉपल नहीं कर पाया। तो क्या करोगे? फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए ब्लॉक टॉपल नहीं कर पाया? तो जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्स की वैल्यू b/2 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कई बार क्वेश्चन में भी पूछता है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करें जिससे कि बॉडी वहां पे क्या कर जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? फिर से हम वही बोले नहीं बोलेंगे भाई? b/2 तक ब्लॉक रुका हुआ है, इसके बाद अगर फोर्स को और बढ़ाओगे थोड़ा सा तो ये बॉडी क्या कर जाएगी? टॉपल कर जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि बॉडी टॉपल करने वाली है, इसका मतलब है कि नॉर्मल जो रहेगा वो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्मल पहुंच जाएगा उसके एज पे। अच्छा, ये तो जब ये ब्लॉक हल्का सा ऐसा लिफ्ट होता है तो बॉडी टॉपल कर जाती है क्या? फिर क्या होता है? हमें थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा और लगाते हैं तब जाके बॉडी क्या होती है? टॉपल करती है। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं थ्योरी में कि जैसे ही ये एंड, पूरा एंड उड़ गया और केवल ये टच कर रहा है तो हमारे लिए बॉडी क्या कर गई? टॉपल कर गई। रब करूं मैं इतना? अब जैसे देखो यहां पे हम शो कर रहे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का एंगल कितना? थीटा। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना है? थीटा। और इसके ऊपर हमने प्लेस किया है किसको? एक क्यूब को। तो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक क्यूब को लाके प्लेस किया है। क्यूब का मास m, साइड की लेंथ a। तो हमने क्यूब को किसके ऊपर लाके प्लेस किया है? इंक्लाइंड के ऊपर लाके प्लेस किया है। क्यूब का मास m है, साइड की लेंथ वहां पे क्या है? a है। तो क्यूब का मास m, साइड की लेंथ वहां पे क्या है? a है। अच्छा, जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मेरा कैसा है? रेस्ट में। जो ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा कैसा है? रेस्ट में। अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ नॉर्मल, फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ नॉर्मल about its center of mass, find out the torque of normal about its center of mass। तो हमें नॉर्मल का टॉर्क बताना है किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ब्लॉक का जरा। बताओ, ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सेंटर ऑफ मास a/2 पे होगा। तो यहां पे क्या शो कर रहे होगे? mg साइन थीटा। यहां पे तो एक होगा mg साइन थीटा, दूसरा क्या हो गया? mg कॉस थीटा। अच्छा, mg साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो यहां पे फ्रिक्शन भी होना चाहिए, नहीं तो ये ब्लॉक रेस्ट में रह ही नहीं पाएगा।
अब बताओ फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? अच्छा, mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो इक्वेशन ये बनेगी नहीं बनेगी वहां पे? फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट देखो यार, बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो टॉर्क कितना है? अभी कहां टॉर्क जीरो है? mg का टॉर्क जीरो होगा, लेकिन फ्रिक्शन कैसा रोटेट करा देगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं तो फ्रिक्शन यहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है। अब बताओ ये ब्लॉक के अपनी जगह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या? इसका मतलब है कि जितना यहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही कोई फोर्स कैसा क्रिएट करना चाहिए? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा जब नॉर्मल यहां पे क्या होगा? शिफ्ट करेगा। तो इस केस में नॉर्मल कहां शिफ्ट कर रहा होगा? नॉर्मल शिफ्ट कर रहा होगा नीचे की ओर। अच्छा, दोनों के टॉर्क इक्वल है कि नहीं है? अभी तो हम मैग्नीट्यूड में बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जितना नॉर्मल के टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फ्रिक्शन के टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? अब बताओ फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? तो अगर फ्रिक्शन का टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो वो Fs इंटू a/2 है कि नहीं है? इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2। Fs की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो ये हो जाएगा mg a/2 साइन थीटा। तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो हो जाएगा mg a साइन थीटा बाई 2। हो गया इतना? देखो करके देखो जरा, क्वेश्चन मॉड्यूल में देखो, जेई वाली एक्सरसाइज में आओ जरा, कर देखो, खोलो सही, जेई वाली एक्सरसाइज में आओ। देखो उसमें क्यूब वाला क्वेश्चन दिया होगा, क्यूब के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 5th। देखो जेई वाली एक्सरसाइज में आओ और देखो क्वेश्चन नंबर 5th जो है, बताओ जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसमें क्या बोल रहा है? यहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर किसको लाके प्लेस किया गया है? एक क्यूबिकल ब्लॉक को। साइड की लेंथ L दी कि L, ब्लॉक का मास मान लो M। अच्छा, फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहा है? इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा है, नहीं अप्लाई कर रहा है? फिर क्या बोल रहा है? सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या चीज कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट कौन सा फोर्स है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक। तो मैंने क्या बोला था? जिस टाइम पे ब्लॉक टॉपल करने वाला है उस टाइम पे नॉर्मल कहां पहुंच जाएगी? नॉर्मल पहुंच जाएगी H पे। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो जरा। सेंटर ऑफ मास पे क्या शो किया? अच्छा, फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा क्या यहां पे? ध्यान रखना, क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू गिवन है, लेकिन लैंग्वेज में कहीं ऐसा बोल रहा है क्या कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है? इसका मतलब फ्रिक्शन केवल स्टैटिक है, लेकिन लिमिटिंग है क्या? नहीं। अच्छा, अब फ्रिक्शन और F
सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है। एफ की अगर बात करेंगे क्लॉकवाइज, इस एक्सिस के अबाउट देखना है, तो एफ एस भी कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो नॉर्मल कहां शिफ्ट कर जाना चाहिए, अब इक्वेशन तुम क्या लिखोगे वहां पे, इक्वेशन लिखोगे एफ किसके बराबर, एफ एस के, एन किसके बराबर, बताइए दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल। अब साथ में यूज करो वहां पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, बॉडी रेस्ट में है तो नेट टॉर्क को इक्वेट करो, बताओ टॉर्क कितना बनेगा, एफ इंटू एल बाई टू, क्लॉकवाइज है, एफ एस माइनस एफ एस इंटू, तो ये सब क्लॉकवाइज है कि नहीं, नॉर्मल का अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, एन की जगह एम जी, एफ एस की जगह एफ, और यहां से चेक करके बताओ एफ की वैल्यू कितनी, कितना है एफ की वैल्यू, अबे करना क्या है, एफ एस की जगह एफ पुट कर दो, और क्या है, एफ एल बाई टू, एफ एल बाई टू क्या हो गया, एफ एल, एन की जगह एम जी, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा एफ की वैल्यू एम जी बाई टू, इसका मतलब इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। लेकिन देखो जब हम रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो देखो डायग्राम ऐसा होता है एक्चुअली, ये तुम्हारा ब्लॉक ऐसे लिफ्ट किया कि नहीं लिफ्ट किया, बताओ किसी टाइम पे ब्लॉक ऐसा लिफ्ट करेगा क्या, किसी टाइम पे ब्लॉक ऐसा लिफ्ट करे नहीं लिफ्ट करेगा। अच्छा जब ऐसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो उस टाइम पे ब्लॉक घूम जाएगा क्या, क्यों नहीं घूमेगा, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा फोर्स कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा, मान लो यहां कोई पर्सन है जो फोर्स लगा रहा है, तो बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट वो क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा कहीं ना कहीं, मान लो यहां कहीं है, बताओ वो कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, अबे इस पॉइंट के अबाउट mg कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये, तो ऐसा देखा है जब अलमीरा ऐसे उठती है तो वहां पे दोनों बैलेंस होते नहीं होते हैं, अब हाथ हटाओगे तो क्या होगा, फिर से पीछे आ जाएगी। अच्छा हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, फोर्स अगर बढ़ाते जाओगे, इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आया है, जैसे फोर्स बढ़ाते गए तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि नहीं आएगा कि ब्लॉक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसका पॉइंट है जिसके अबाउट वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, हम तो ऐसे ही फोर्स लगा रहे थे जो कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा था, बताओ एक टाइम आएगा कि नहीं आएगा, ये लाइन जो है ना ऐसे ड्रॉ करो, ये लाइन ग्राउंड के परपेंडिकुलर लाइन है, अच्छा अब एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा कि जो mg रहेगा वो इस लाइन के राइट साइड चला जाएगा, ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही नहीं होगा कि mg जो रहेगा ग्राउंड के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके कहां चला गया, अब बताओ ये अगर राइट साइड चला गया तो इस एक्सिस के अबाउट बताओ mg का टॉर्क भी कैसा बन गया, क्लॉकवाइज, इसका भी,
तो जब ये सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता है उस टाइम पे फिर जैसे हम हाथ हटाते हैं वो अलमारी जो रहती है घूम के क्या कहाँ चली जाती है, ग्राउंड पे चली जाती है। तो कुछ क्वेश्चन में इस तरह का कॉन्सेप्ट भी क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कि भाई अलमारी वापस क्यों आती है, अलमारी वापस आती है क्योंकि mg पीछे है, लेकिन जैसे ही mg इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेगा ये बॉडी हमारी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में फिर क्या कर जाएगी, घूम जाएगी। समझ में आया इतना? तो अगले टाइम पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे टॉप लिंक के।